अब हम यहाँ पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इन मोशन। तो कोई भी लिक्विड जो मोशन में है उनमें क्या क्या एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इन मोशन। तो कोई भी लिक्विड जो मोशन में है उनमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर होंगे। एक है प्रेशर एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, पता है हम सबको, और एक है काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर होंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है mgh होता है, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है, और हाइट। काइनेटिक एनर्जी इट इज़ गिवन बाय हाफ mv² एंड दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन और वेलोसिटी। और प्रेशर एनर्जी जो है ये नया है, थोड़ा पढ़ लेंगे। दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के कारण एक एनर्जी स्टोर है, वो है प्रेशर एनर्जी। और ये प्रेशर के कारण जो एनर्जी है, इस एनर्जी से हम कुछ वर्क भी कर सकते हैं। तो वो वर्क जो है, वर्क विच कैन बी डन बाय दिस प्रेशर एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो जो एनर्जी से हम कुछ वर्क कर सकते हैं, वर्क तो पता है ना, वर्क भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। तो ये प्रेशर एनर्जी के कारण जो वर्क कर सकते हैं उस वर्क को ही हम प्रेशर एनर्जी कह देंगे। तो कैसे ये आ रहा है कि मान लीजिए एक कंटेनर है और प्रेशर से कैसे वर्क हो सकता है और प्रेशर एनर्जी क्या होता है। मान लीजिए कंटेनर है और ये कंटेनर में पूरा पानी भरा है और यहाँ पर एक पिस्टन रखा है, ठीक है, ओपनिंग है और पिस्टन है, और ये पिस्टन में कोई दबाव नहीं है, फ्री है। तो आपको क्या लगता है, ये पानी के इतना पानी जो है यहाँ पर वाटर है, इसका तो कुछ प्रेशर यहाँ पर बन रहा होगा इस ओपनिंग पे, और इस प्रेशर के कारण इस पिस्टन को धक्के मार कर बाहर निकाल सकता है। तो जब ये बाहर निकाल रहा है मतलब कि इसके अंदर कुछ एनर्जी था जो इसे यहाँ ट्रांसफ़र करके वो वर्क कर रहा है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो पता कर लेते हैं कि ये पिस्टन जब धक्के खाकर बाहर आ गया तो कितना वर्क यहाँ पे इन्वॉल्व था, और जितना वर्क इन्वॉल्व था उतना ही एनर्जी एज अ प्रेशर एनर्जी इनके अंदर स्टोर किया हुआ था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि प्रेशर एनर्जी क्या था। तो वर्क निकालते हैं पहले। तो ये पकड़ लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का वो है dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, ठीक है। तो हमें पता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू dx कर लेते हैं, छोटा सा फोर्स। अब फोर्स क्या है, फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया और इंटू dx, ठीक है। अब प्रेशर को तो प्रेशर जैसा छोड़ देते हैं, एरिया इंटू dx, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोल सा, और ये है dx। तो एरिया इंटू dx हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, थोड़ा सा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ये हो गया dx, और ये है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया इंटू dx हो जाएगा ये इस जगह का पूरा वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम है ये वाला एरिया इंटू dx। तो इसे मैं लिख सकता हूँ dv। क्या लिखा, एरिया इंटू dx इज इक्वल्स टू dv, छोटा सा वॉल्यूम, ये छोटा सा जो शेडेड पोर्शन है ये dv है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू dv। अब जितना वर्क डन हुआ है उतना ही इज स्टोर्ड एज एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम dv। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, वेरी गुड। अब देखिए ये 3 ही एनर्जी जो है इसे हम अलग अलग टाइप से लिखेंगे। पहले यहाँ लिख देते हैं एनर्जी, यहाँ लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट मास, और यहाँ लिख देते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एनर्जी की बात करता हूँ, पहले प्रेशर एनर्जी की बात कर लेता हूँ। प्रेशर एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं प्रेशर एनर्जी को, PdV, ठीक है। यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय mgh, यहाँ है काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय हाफ mv²। अगर मैं इस प्रेशर एनर्जी को मास से डिवाइड करूँ, मास से, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, P/dV/m। अब मास क्या होता है, मास होता है, लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं P/dV
बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है dv है, और डेंसिटी क्या है रो, तो p dv बाई रो, p dv बाई रो dv। मास जो है उसे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया हूँ। अब ये dv dv कट जाएगा तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं p कैपिटल P बाई रो। ये हुआ मेरा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लिखना चाहूँ तो वो कैसे होगा, उसे ऐसे लिख सकते हैं कि GH सिर्फ, क्योंकि m से डिवाइड कर दिया, और इसे लिख सकते हैं हाफ v², ठीक है। ये आ गए। अब यहाँ आते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो dv है, p dv है ही, p dv को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ dv से तो ये p होगा, ये p होंगे, सॉरी ये p होंगे, तो ये p है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो ये mgh डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आप बताइए, वॉल्यूम होगा कैपिटल V, और कैपिटल V लिख देता हूँ तो m डिवाइडेड बाई v मीन्स ये वाला पार्ट, इसे फिर मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा रो GH। यहाँ भी सिमिलरली हाफ mv² डिवाइडेड बाई v करूँगा तो ये होगा हाफ रो v²। तो ये हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी पर यूनिट मास का एक्सप्रेशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब ये एनर्जी जो है ये अगर टोटल मैं करूँगा तो वही एनर्जी स्टोर रहेगा, तो ये अगर टोटल एनर्जी करूँ तो ये टोटल प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी एक फ्लूइड मोशन, जो फ्लूइड जो मोशन में उनमें स्टोर होगा, ये तीनों, यहाँ भी ये तीनों, यहाँ भी ये तीनों, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये, सॉरी इस टाइप वाले में, कि यहाँ पर वो तीनों क्या है P बाई रो प्लस GH प्लस हाफ v², ये है ये तीनों का समेसन। यहाँ पे ये है P प्लस रो GH प्लस हाफ रो v², ये इन तीनों का समेसन। और यहाँ पे तो तीन एनर्जी है, एक प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कहने वाली बात ये है कि ये एनर्जी जो है एक लिक्विड में, ये एनर्जी हरदम कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका बताते हैं। एक लिक्विड जो ऐसे मान लीजिए कुछ अजीब सा पाइप है, थोड़ा ऊंचा नीचा मोटा पतला, एक ऐसा पाइप है, यहाँ पे ऐसा फ्लो कर रहा है। मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी जो है ये एनर्जी है इन दी फ्लूइड विच इज़ इन मोशन, वो लिक्विड या फ्लूइड जो मोशन में उनमें ये एनर्जी है। अब मोशन चाहे इधर हो उधर हो ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, मोशन तो मोशन है, और उस मोशन के कारण एनर्जी तो चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब कि मैं चाहे इस पोजीशन की बात करूँ, एक पाइप पकड़ ले रहा हूँ जहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो करके यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन A है, ये लोकेशन B पकड़ लेता हूँ, ये लोकेशन C पकड़ लेता हूँ, ये लोकेशन D पकड़ लेता हूँ। हर एक लोकेशन में, लोकेशन A या B या C या D, इस चारों ही लोकेशन में ये समेसन जो है, मैं ये नहीं बोल रहा प्रेशर एनर्जी अलग से, काइनेटिक ये और ये पोटेंशियल अलग से, मैं बोल रहा हूँ ये तीनों मिलाकर जो आ रहा है, ये समेसन जो है, ये यहाँ पर भी इनका तीन का समेसन, यहाँ पे भी इन तीनों का समेसन, यहाँ भी इन तीनों का, और यहाँ भी इन तीनों का समेसन जो है सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि यहाँ पे भी समेसन ऑफ ये जो तीन चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे बोल देता हूँ, ये सब मिलाकर टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, और ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोजीशन A पे भी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, B पे भी, C पे भी और D पर भी सेम ही रहेगा। बस यही है कि जब हाइट बढ़ रहा है तो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाए और प्रेशर एनर्जी घटता जाए। जब यहाँ पे ओपनिंग छोटा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम हो।
लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है या पोटेंशियल एनर्जी क्या है या प्रेशर एनर्जी क्या है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि ए बी सी डी में अगर मैं ये तीनों का समेशन कर करके लगाऊं तो यहाँ भी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा। सो इट इज़ जस्ट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। जहाँ भी मोशन हो, जिस भी हाल में मोशन हो, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। और यही जो बात है यही होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल खुद ही बोल रहे हैं कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो लिक्विड का, जो लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल हो, वहाँ पे समेशन ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो अगर पर यूनिट मास कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब अगर ए वाला जगह को पोजीशन 1 तो यहाँ पे 1 1 1 1 कर देंगे, जैसे यहाँ हमने बोला था ना A1 V1 और यहाँ है A2 V2, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। बेसिकली क्या है कि AV जो है वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। सिमिलरली P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V² ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ये है क्या, ये है एनर्जी पर यूनिट मास। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द फ्लूइड, थ्रू आउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो। और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही एक बात है। तो दिस इज ऑल्सो ए बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड दिस इज ऑल्सो ए बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन। ओके, तो अब इस बर्नौलीज प्रिंसिपल का कुछ एप्लीकेशन हम लोग सीख लेंगे। तो एप्लीकेशन सीखने के पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला एक्सप्रेशन चूज़ करता हूँ, सेकंड वाला, तो इसमें से ये समझ ले रहे हैं ना कि ये समेशन तीनों का मिलाकर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी केस में अगर प्रेशर बढ़ गया तो इनको या इनको किनको भी घटना पड़ेगा। मैं पकड़ता हूँ कि लेवल जो है सेम है, मेरा हाइट चेंज नहीं हो रहा, तो इनिशियल और फाइनल में मेरा पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी इनिशियल केस में मेरा प्रेशर जो है ज़्यादा है, तो फिर बैलेंस करने के लिए मुझे वेलोसिटी ये वाला टर्म कमाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी कम होगा। किसी इस केस में मेरा प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, या वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो प्रेशर को कम होना ही पड़ेगा। एच मैं पकड़ता हूँ सेम है तो इनिशियल फाइनल सेम है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लीजिए दो कंडीशन है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का एक पाइप है जहाँ पर यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी V1 है और प्रेशर P1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है और प्रेशर P2 है। तो आप देखिए हाइट सेम है ना, यहाँ भी ये ग्राउंड से, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ से ये हाइट जो है ये भी h है और यहाँ भी h है। तो मैं जब इसे लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1², ये इस साइड के लिए लिख लिया, इज इक्वल्स टू इस साइड भी वही होगा, समेशन सारे का सेम, यही तो कंजर्वेशन है ना। तो P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2²। अब पहले ही बताएं H2 H1 दोनों ही सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म भी सेम होंगे, ये कट जाएंगे। क्या बचा, P1 प्लस हाफ रो V1² इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2²। अब यहाँ से देखिए कि अगर ये समेशन और ये समेशन सेम है और मैं पकड़ता हूँ कि ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, तो बराबर होने के लिए इसको फिर छोटा होना पड़ेगा, तब इसके बराबर हो पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर P1 बड़ा है तो V1 को छोटा होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर P2 जो छोटा है वो V2 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो
जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगा, और जब प्रेशर घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तभी इनका जो समेशन है इस टाइप से दिस विल बिकम इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना। तो अब इनके एप्लीकेशन पे, इस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पे, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल से ही आ रहा है कि प्रेशर बढ़ने पे वेलोसिटी घटना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ने पे प्रेशर घटना चाहिए, इस प्रिंसिपल पे कितने सारे एप्लीकेशंस है वो हम लोग अब देखते हैं। पहला एक है एटोमाइज़र या स्प्रेयर। जो स्प्रे करते हैं ना वो है यहाँ पे पहला। तो स्प्रे में क्या होता है, एक कंटेनर है ऐसा जार टाइप का, यहाँ पर मटेरियल है और ये पाइप है और यहाँ पे इसका नोजल है। ठीक है। यहाँ हम लोग जानते हैं एक भैपू होता है जिससे प्रेस करते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक एयर का फ्लो ऐसे जोड़ का आता है जो नोजल से निकल जाता है। तो यहाँ जब एयर फ्लो ज़्यादा है, एयर भी एक टाइप ऑफ फ्लूइड है, तो यहाँ जब एयर का फ्लो ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, ये भैपू को प्रेस करने के कारण अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ V1 जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है P1 जो छोटा है, ये प्रेशर P1 जो है वो छोटा है। ठीक है, और वेलोसिटी वाला है। तो यहाँ प्रेशर P1 जो है वो कम है। भीतर में क्या प्रेशर है, भीतर में तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, वो P2 प्रेशर में है। तो यहाँ प्रेशर कम है, ऊपर इस रीजन में प्रेशर कम है। क्यों कम है, क्योंकि भैपू प्रेस करके मैंने एयर का बहुत जोर का एक फ्लो बना दिया यहाँ। तो जैसा ही बहुत जोर का एयर का फ्लो हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया फ्लूइड का, तो इस जगह में प्रेशर घटना चाहिए एज़ पर दिस वन, कि वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो प्रेशर घटना चाहिए। तो यहाँ प्रेशर घट गया। अगर इस जगह प्रेशर घट गया, इधर प्रेशर सेम है, तो फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खुद ही चला जाएगा। तो ये पाइप से एक फ्लूइड उठकर ऊपर आ जाता है और आने के बाद ये एयर फ्लो के कारण ऐसे बाहर निकलकर स्प्रे हो जाते हैं। तो ये भी एक बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यहाँ पे हमने वेलोसिटी बढ़ाकर लो प्रेशर क्रिएट किया और उस लो प्रेशर के कारण नीचे से फ्लूइड पाइप से उठकर ऊपर आ गए और ये इस एयर फ्लो के कारण स्प्रे के टाइप में निकल गए। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा एक एग्जांपल है ब्लोइंग ऑफ रूफ। तो देखेंगे जब बहुत आंधी तूफान आता है तो छत उड़ जाता है, बाकी हर चीज़ सेम रहता है किसी भी एक घर का। तो वो क्यों, जब आंधी तूफान आ रहा है तो दरवाज़ा खिड़की आपने बंद करके रखा है, तो घर के अंदर का वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। ये पकड़ लेते हैं घर के अंदर का वेलोसिटी को V1 कम है, और बाहर जो हवा का वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब है वेलोसिटी बाहर के हवा का ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है V1 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि P2 जो है वो कम होगा, P1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मेरा P1 है, यहाँ मेरा P2 है और P1 ज़्यादा है। P1 ज़्यादा है मतलब यहाँ से एक प्रेशर है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये प्रेशर के कारण ये छत जो है ये उठकर चला जाएगा हवा के साथ। तो इसे कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब आंधी आ रहा है तो अपने घर के अगर जंगला और खिड़की खोल के रखते हैं तो अंदर का वेलोसिटी बाहर का वेलोसिटी मोटा मोटी सेम है, तो चांसेस ऑफ दिस रूफ ब्लोइंग ऑफ विल बी वेरी लेस। ये एक हमने सीखा। फिर मोशन ऑफ टू पैडल बोट्स, मोशन ऑफ टू पैडल बोट्स, क्योंकि डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आप एक दो लाइन में से एक्सप्लेन कर ले, इतना नॉलेज रखना चाहिए। तो दो बोट है, एक ऐसे एक ऐसे, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होंगे, क्योंकि दोनों बोट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनके बीच का जो फ्लूइड है वो भी इनके साथ इसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। ठीक है, ये भी फ़्लो कर रहा है और यहाँ इस साइड का भी फ़्लो कर रहे होंगे, इस साइड के लिए भी थोड़ा फ्लूइड फ़्लो कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा वेलोसिटी किन में होगा, अगर मैं इस साइड वाले को V1 और इस साइड वाले को V1 पकड़ लूँ और बीच वाले को V2 पकड़ लूँ, तो ज़्यादा फ्लो, क्योंकि यहाँ पे ये बोट के कारण भी वेलोसिटी मिल रहा है फ्लूइड को और इस बोट के कारण भी, तो मेरा V2 जो है वो बड़ा होगा V1 से। सॉरी, बोल रहा हूँ कुछ, लिख रहा हूँ कुछ। V2 जो होगा वो बड़ा होगा V1 से।
अगर V2 बड़ा है तो P2 छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर है P2 वो छोटा है और P1 का प्रेशर ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब कि ये दोनों बोर्ड को ही एक प्रेशर मिलेगा P1 से P2 की तरफ, मतलब ये बोर्ड भी ऐसे जाना और ये बोर्ड भी ऐसे जाना। अल्टीमेटली ये दोनों बोर्ड खुद में कोलाइड कर जाएंगे और डैमेज भी कर सकते हैं, इसलिए सेम डायरेक्शन वाले बोर्ड को बहुत नज़दीक से नहीं जाना चाहिए। और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो वो है एयरोप्लेन विंग। अब उनमें जो अपथ्रस्ट लगता है विंग में, जिनके अपलिफ्ट होता है या अपथ्रस्ट लगता है, वो क्या है कैसे है देखते हैं। उनका डिज़ाइन ऐसा बना है, ठीक है। अब एयर फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और एयर फ्लो यहाँ से भी हो रहा है। अब जो ऊपर से एयर फ्लो करेंगे उनका वेलोसिटी नीचे वाले एयर से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितने एयर आ रहे हैं 10 मॉलिक्यूल अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ भी 10 मॉलिक्यूल को उसी समय पहुँचना है। इनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इनको छोटा डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो इनका वेलोसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। देयरफॉर इस डिज़ाइन के कारण, ऐसा विंग का डिज़ाइन है इसलिए ही ऊपर का वेलोसिटी ज़्यादा होता है नीचे के वेलोसिटी से। तो मैं अगर ऊपर के वेलोसिटी को पकड़ लूँ कि ये V2 है और नीचे वाले वेलोसिटी को V1, तो बोल सकता हूँ कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली सी बात है P2 विल बी लेस देन P1। तो यह P1 इधर है, P2 इधर है, और P1 अगर ज़्यादा है तो इस विंग को क्या मिलेगा, एक अपथ्रस्ट मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसलिए ये विंग जो है ये हवा में उड़ पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। ये भी है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। यहाँ बोल रहे हैं कि एक बॉल है, अगर वो एयर में सीधा जा रहा है तो एयर को कैसे काट रहा है, ऐसे जाकर ऐसे ऐसे, दूसरा एयर ऐसे जाकर ऐसे ऐसे, तीसरा एयर ऐसे, चौथा एयर ऐसे। तो यही है एयर का, इस तरीके से एयर को कट करते हुए ये आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी, और ये सीधा स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इस बॉल को स्पिन दे दिया गया, मतलब कि ये बॉल आगे तो जा रहा है साथ में ये स्पिन भी कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये आगे भी जा रहा है लेकिन स्पिन भी कर रहा है, स्पिन करते हुए आगे जा रहा है, तो ये एयर को कैसे काटेंगे, ऐसे एयर आएगा ऐसे होकर चला जाएगा। तो यहाँ पे जब एयर फ्लो करेगा तो एयर एक दो कारण से एयर की स्पीड आएंगे बढ़ेंगे। एक, ये सीधा जा रहा है इसलिए ये एयर को काट रहा है, प्लस ये स्पिन कर रहा है इसलिए इस एयर को और थोड़ा मिल जाएगा झटका इधर आने का। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर के जो एयर्स है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में फ़्लो करेंगे। मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ एयर है V1, और ये वाले एयर जो है वो तो काटने वाले जो वेलोसिटी था वो तो है ही, लेकिन क्योंकि ये जो स्पिन है वो इस डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, तो इधर के जो एयर है वो थोड़ा आस्ते फ्लो करेंगे, धीरे फ्लो करेंगे यहाँ। तो V1 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा। बोलता हूँ कुछ और लिखता हूँ कुछ। तो V1 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 छोटा होगा और P2 बड़ा होगा। ये P2 बड़ा है और P1 छोटा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। अब देखिए, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। अगर ऐसा हुआ कि तो ये बॉल क्या फील करेगा कि बॉल पे एक प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ प्रेशर ऐसे लग रहा है बॉल में, क्योंकि P2 जो है वो बड़ा है और P1 छोटा है, तो बॉल को इस डायरेक्शन में एक प्रेशर लग रहा है। तो ये बॉल सीधा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये बॉल ऐसा जाएगा। तो ये स्पिन करता हुआ बॉल अगर इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द मैग्नस इफेक्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल गो लाइक दिस। यही होता है ना, फुटबॉल जब मारते हैं ऐसा कर्व एक रास्ता ले सकता है। स्पिनर बॉल जो क्रिकेट का स्पिन करते हैं वो भी एक कर्व पाथ लेता है। तो ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ दिस मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। फिर पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर, METER, वेंचुरी मीटर। ये क्या है, ये एक डिवाइस है जिससे हम
कोई भी ट्यूब के अंदर कितना वेलोसिटी में वाटर फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब में कितने स्पीड में कितने वेलोसिटी में फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वेंचुरी मीटर का यूज ऐसा है कि एक ट्यूब है, इसके बीच में हम एक कट लगाते हैं, ये पूरा ही उड़ गया। तो एक ट्यूब है, इसके बीच में हम कट लगाते हैं, ठीक है, और इसमें एक वेंचुरी मीटर फिट करते हैं, वो ऐसा होता है। ओके ठीक है, कट लगा दिया है मैंने और ऐसा एक ट्यूब बन गया। यहाँ भी ओपनिंग है इस ट्यूब के अंदर और यहाँ भी ओपनिंग है, इस टाइप से एक ट्यूब के अंदर ओपनिंग है। इस ट्यूब में भी एक फ्लूइड भर दिया गया है, ठीक है, इस ट्यूब के भीतर भी एक फ्लूइड भर दिया गया है। अब आप देखिए, जब कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है, हमने पढ़ा है यहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगा, और यहाँ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे पकड़ते हैं कि यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर p1 है और यहाँ पर प्रेशर p2 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ अगर प्रेशर कम है, मान लीजिए P2 कम है, P2 स्मॉल, P1 इज़ ज़्यादा, तो P2 स्मॉल है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर के कारण ये फ्लूइड जो है ये नीचे की तरफ थोड़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये फ्लूइड लो प्रेशर के कारण ऊपर चला जाएगा। मतलब कि इनका स्टैंडर्ड पोजीशन था ये, जहाँ ये और ये दोनों एक साथ रहते एक ही लेवल पे, लेकिन प्रेशर डिफरेंस के कारण अब ये ऐसा हो गया है, एक हाइट ये, इनके हाइट में डिफरेंस आ गया है, एक हाइट ये और एक हाइट ये जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं, पकड़ लेते h, ठीक है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस हुआ, जहाँ पे मेरा P1 बड़ा है P2 से, तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल्स टू h रो g। ये हमने पहले भी जानते हैं कि प्रेशर कैन बी रिटन एज h रो g। तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो इज इक्वल्स टू h रो g, वेयर रो इज़ व्हाट, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड जो इस पाइप में है, h है हाइट का डिफरेंस और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ से हमने निकाला। अब दूसरे तरीके से इसे सोचेंगे। उसके पहले एक और कंसिडरेशन कर लेते हैं कि ये फ्लूइड जो यहाँ पे है उनका डेंसिटी रो डैश पकड़ लेते हैं, फॉर टाइम बिंग समझने के लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो नॉर्मल फ्लूइड है, उसका डेंसिटी रो है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो वेंचुरी मीटर के भीतर है उनका डेंसिटी रो डैश है, और उनका वैल्यू होगा रो डैश एच जी इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2, बताया है ये पहले। और ये जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है पाइप के भीतर, जिनका वेलोसिटी मुझे मापना है, वो उनका रो डेंसिटी जो है रो है। ये भी पकड़ लेता हूँ, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ मतलब ये पतले वाले जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो ये सब कंसिडरेशन करते हुए हम एक और चीज़ जानते हैं कॉन्टीन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से, कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अगर ये सही है तो यहाँ से मैं V2 लिख सकता हूँ, V2 इक्वल्स टू क्या होगा, A1 बाई A2 V1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या होगा, चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो, हमारा प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या, प्लस रो GH, यहाँ पे ये H1 पकड़ लेते हैं, इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, यहाँ पे H2। अब देखिए ये एक ही हाइट पे है ना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये हाइट तो एक ही है ग्राउंड से,
तो एक ही लेवल पे जब है तो ये एच और ये एच का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेम एच है, ये कट जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि ट्यूब तो ऐसे रखा है ना, अल्टीमेटली ट्यूब तो इस टाइप से नहीं रखा है ऐसा कि यहाँ पर एक हाइट है, यहाँ पर कुछ दूसरा हाइट हो गया ऐसा। ये ओवरऑल ट्यूब ऐसे रखा है, तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट जो है दोनों एक ही लेवल पर है। अगर ऐसा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का ही मतलब है। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ऐसे हटा सकते हैं। तो इनको हटा देते हैं तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये रो कौन सा रो है, ये वाले जो फ्लूइड है इनका डेंसिटी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर P1 माइनस P2 करते हैं तो ये इधर आ जाएंगे और ये वाला इधर चले जाएंगे, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 भी लिख सकते हैं, तो हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन लेकर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इक्वल्स टू P1 माइनस P2, ठीक है। और पहले ही निकाले हैं कि P1 माइनस P2 ये भी है, किस टाइप से, इस ट्यूब के अंदर क्या था, जब प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं था, जब प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं रहता है तो नॉर्मली ट्यूब में वाटर या जो फ्लूइड है जिनका डेंसिटी रो डैश में पकड़ रहा हूँ वो इस लेवल पे ऐसे रहते हैं, सेम लेवल पे। अगर इधर पे मान लेते हैं कि प्रेशर ज़्यादा है और इधर प्रेशर कम है तो क्या होगा, ये फ्लूइड थोड़ा नीचा हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा के कारण, और यहाँ कम के कारण ऊपर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा ना, थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा और ये हाइट में डिफरेंस आ जाएंगे दोनों का। ये हाइट है और ये हाइट है, ये हाइट के डिफरेंस को मैं एच पकड़ रहा हूँ। तो ये एच जो है, ये एच रो डैश जी यही देता है हमारा प्रेशर डिफरेंस। यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो P1 माइनस P2। तो एक तरफ ये आया है और एक तरफ बर्नौलीज प्रिंसिपल से ये आया है। अब मैं दोनों को इक्वेट करूँगा, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से ये वाला, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन 1, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन 2। तो अब ये दोनों को इक्वेट करूँगा तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि एच रो डैश जी इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या मैं V को निकाल सकता हूँ, ये V1 जो है ये V1 को भी निकाल सकता हूँ। कैसे, धीरे धीरे करते हैं। ये 2 ऊपर ले जाते हैं, 2H रो G इतना तो लिख ही सकता हूँ, डिवाइडेड, अच्छा रो डैश है, डिवाइडेड बाई ये रो नीचे आएगा, ये भी लिख सकता हूँ। ये पूरा टर्म भी नीचे आएगा, ये भी लिख सकता हूँ, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब ये स्क्वायर है तो इसे मैं रूट करना होगा, ऐसे रूट कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, ये एक्सप्रेशन है हमारे V1 का, मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो इस पाइप से इस पोजीशन पे जा रहे थे। अब फिर यहाँ पे V2 होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ फिर V1 हो जाएगा। तो इससे पता चला कि एक ट्यूब के अंदर किस वेलोसिटी में फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो मुझे पता चल जा रहा है ये एक्सप्रेशन से। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एक बार बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना है और एक बार बस ये कंसेप्ट लगाना है कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो बिकॉज ऑफ एच रो जी होता है। दोनों को इक्वेट करेंगे एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब एक चीज़ सीखेंगे जिनका नाम है टॉरिसेलिस थ्योरम। ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये थ्योरम क्या कहता है वो समझने वाली बात है। टॉरिसेलिस थ्योरम, टॉरिसेलिस थ्योरम कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पूरा फ्लूइड भरा है ऊपर तक, ठीक है, पूरा फ्लूइड है इसके भीतर ऐसा, ठीक है। ओके, इस कंटेनर के इस कोई एक कोने में छोटा सा एक छेद हो गया और इस छेद से पानी या फ्लूइड जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है, गिर रहा है पानी। प्रिंसिपल थ्योरम कह रहा है
कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, इनिशियली तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्ट्रेट ही आएगा, फिर जाकर ग्रेविटी के कारण गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिस वेलोसिटी से पानी बाहर आता है वो वेलोसिटी सेम है एज इफ़ मैंने इस हाइट से, ये पानी का सरफेस है ना, फ्री सरफेस, इस हाइट से मैंने अगर एक कोई मास छोड़ दिया हो तो वो मास जब गिरते गिरते इस हाइट पे आएगा तो इस पोजीशन पे ये मास का जो वेलोसिटी होगा वो सेम वेलोसिटी इस वाटर का है इस छेद से निकलते दौरान। फिर बोल रहा हूँ ये फ्री सरफेस है और ये एक छेद है, इस छेद से वाटर निकल रहा है बाहर, जो वाटर निकलने की वेलोसिटी है वो पकड़ लेता हूँ v है। तो ये v वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द मास जो इस हाइट पे था, फ्री सरफेस के हाइट पे था, और यहाँ से हमने जब इसे छोड़ दिया तो कुछ देर बाद तो ये गिरते 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 इधर तो पहुँचेंगे इस हाइट पे, इस ऑरिफिस के लेवल पे। तो इस ऑरिफिस के लेवल पे पहुँचने के वक्त जब पहुँचेंगे तब इसमें जितना वेलोसिटी होगा इस मास में वो वेलोसिटी और ये पानी यहाँ से जो निकल कर बाहर आ रहे हैं इस छेद से वो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी सेम है। ठीक है, ये है टॉरिसेलिस थ्योरम। अच्छा, ये पकड़ते हैं यहाँ से पहले कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा। तो मैं पकड़ता हूँ कि ये लेवल से ये वाला जो लेवल है इनका जो डिस्टेंस है, हाइट है, h है। ठीक है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा इस मास में, अगर ये h हाइट ऊपर है यहाँ से तो mgh। तो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी इस मास में स्टोर है, ये वाले मास में पोटेंशियल एनर्जी इन मास m जो स्टोर है वो होगा mgh, क्योंकि ये इस हाइट से h ऊपर है। अच्छा, जब ये यहाँ से गिरकर यहाँ आ जाएगा तो h ख़त्म, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ख़त्म, और ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट में। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इन मास m एट क्या लेवल, एट ऑरिफिस लेवल, ये छेद वाले। लेवल एट ऑरिफिस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। और ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जो mv² एनर्जी होगा इस बॉल का, ये आ कहाँ से रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर ये mgh बन जा रहा है ना। मतलब ये इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी पूरा था, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं था। अब जैसे जैसे नीचे गिर के यहाँ आ गए, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी पूरा आ गया चेंज होकर और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। वैल्यू लेकिन सेम है, काइनेटिक एनर्जी जो है वही कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी जो है वही तो कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगा इस पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी था। तो ऐसे में इक्वेट कर दिया, इसमें से मैं m को काट दूँ तो v इज इक्वल्स टू 2gh√/। इसका मतलब मैंने ये एक्सप्रेशन निकाला है कि एक मास को जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो यहाँ पे आके उसका v कितना होगा, ये मैंने निकाला है, ये होगा √2gh। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वो जितना थ्योरम हमने सीखा है बर्नौलीज का वो लगा कर क्या ये v का वैल्यू भी सेम आ रहा है, अगर आ रहा है तो थ्योरम सही है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पकड़ लेते हैं कि प्रेशर जो है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, यहाँ भी पकड़ लेते हैं कि प्रेशर सेम है, ये भी तो एटमॉस्फेयर में ही ओपन है तो यहाँ भी प्रेशर सेम है। ओके, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आ रहा है वो वेलोसिटी पकड़ लेते हैं कि 0 है। ठीक है, v1 जो वेलोसिटी है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यह इस छेद से जितना भी पानी निकलेगा इसका हाइट उतना ही उस बराबर नीचे आएगा। अब इतने बड़े छेद, इतने छोटे छेद से कितना ही पानी निकल सकता है कि इसका हाइट, इसका वेलोसिटी जो है, मतलब ये सरफेस जो है ये नीचे आने लगेगा ऐसे ऐसे, किस वेलोसिटी से, वही तो v1 है। तो वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से ये सरफेस का पानी नीचे आने लगेगा वो बहुत कम है कंपेयर टू इस छेद से। ठीक है, तो ये वेलोसिटी को मैं v1 0 ही पकड़ लेता हूँ, एज इफ़ ये सरफेस का जो वाटर है ये अपने ही जगह पे स्थिर है, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस लेवल को इस पानी के बाहर निकलने से। ठीक है, और यहाँ का वेलोसिटी जो है वो मैं पकड़ लेता हूँ कि v2 है। ठीक है, और प्रेशर भी P2 है और P1 P2 सेम है, मैंने पकड़ा ही है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
वेलोसिटी v1 जो है वो 0 पकड़ लेता हूँ, v2 जो है वो v2 ही है ऑरिफिस का वेलोसिटी, ऑरिफिस पे वेलोसिटी। और ये यही प्रूफ करना है कि ये वेलोसिटी √2gh होना चाहिए, है ना, तो वही देखेंगे। ठीक है, अब हाइट भी है यहाँ पर, अब ये हाइट है और ये हाइट है, ये हाइट हमने यहाँ लिया है ना h है, तो यहाँ भी ये हाइट h है। ठीक है, तो हाइट क्योंकि है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी आएगा। तो अब इनका हाइट और इनका हाइट एक ही है, यहाँ पे h1 यहाँ पे h2 पकड़ लेना होगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि P1 प्लस ये ρgh1, अच्छा ये डिफरेंस जो है हाइट का वो है h, लेकिन यहाँ से ये पूरा हाइट जो है वो है h1 और यहाँ से जो ये हाइट है ये है h2। ठीक है ना, तो P1 ρgh1 प्लस हाफ ρv1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इस छेद के बारे में, P2 प्लस ρgh2 प्लस हाफ ρv2 स्क्वायर। ठीक है, अब पहले ही बताएं ये भी एटमॉस्फेयर में है, ये भी एटमॉस्फेयर में, तो दोनों का प्रेशर सेम है, ये प्रेशर सेम है, कट गए। ठीक है, अब लिख सकते हैं ρgh1 माइनस h2, ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ρv2 स्क्वायर माइनस हाफ ρv1 स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर तो पहले ही पकड़े हैं ना, v1 0 है, ये जो जिस वेलोसिटी से ये सरफेस का वो लेवल जो है नीचे की तरफ आ रहा है इस छेद से पानी निकलने के कारण, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए इसे 0 पकड़ लिया है। तो ये वाला क्योंकि 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये टर्म पूरा गया। और ρg ये h1 माइनस h2, कोई तो h कहेंगे ना, h1 माइनस h2 ही h है, देखिए h1 माइनस h2 ये h है, तो यहाँ पे मैं h लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू हाफ ρv2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये रो और ये रो कट गया है, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2ρgh√ओवर। इसके मतलब कि यहाँ से जो जिस वेलोसिटी से निकल रहा है वो वेलोसिटी भी है 2ρgh, मीन्स दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी सेम, मीन्स माई टॉरिसेलिस प्रिंसिपल इज, थ्योरम इज करेक्ट। थ्योरम क्या बोलता है कि द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स दैट इज द वेलोसिटी विथ विच द फ्लूइड फ्लोज आउट ऑफ एन ऑरिफिस और अ नैरो होल इज इक्वल्स टू दैट with which a freely falling body would attain in falling through a vertical height equal to the depth or the orifice below the surface level of the liquid। ये इनका स्टेटमेंट है, लेकिन समझने वाली बात यही है कि ये और ये सेम होगा। वेरी गुड। अब हम थोड़ा सरफेस टेंशन समझ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है सरफेस टेंशन, वो समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर एक्सप्रेशन पे जाएंगे। ये सरफेस टेंशन आप समझिए, सबसे पहले फ्लूइड को समझने के पहले आप समझिए कि एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, हैंकरचीफ, एक रूमाल। इस रूमाल को अगर आपने ऐसे स्ट्रेच करके रखा है चार तरफ से, ठीक है, तो एक सरफेस ऐसा है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब एक परत टाइप का है जो स्ट्रेच्ड है। इस पे अगर आप एक रॉड रखते हैं, ऐसा क्या होगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ठीक इस पोजीशन में थोड़ा नीचे चला जाएगा। अगर मैं इसे इस साइड से देखूं तो ऐसा दिखेगा, इनिशियली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऐसा था बिल्कुल टाइट, आपने जैसे ही यहाँ पर एक रॉड रख दिया वो मेम्ब्रेन थोड़ा इस टाइप से हो गया ना, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जब स्ट्रेच थे नॉर्मली, तो इस पोजीशन में एक टेंशन इधर की तरफ, एक टेंशन इधर की तरफ, तो ये पूरा स्ट्रेच्ड है, ये भी टी है, ये भी टी है, स्ट्रेच्ड। जब इस पे एक मैंने रॉड रख दिया है तो ये अब थोड़ा ऐसे बेंड हो गया। अब कैसे, ये रॉड जो है
ये इस पर क्यों टिका है, इस कपड़े के ऊपर क्यों टिका है, क्योंकि इसमें एक टेंशन था। अब इस टेंशन के कारण जब मैं यहाँ रॉड रखा हूँ तो ये टेंशन अब इस डायरेक्शन में ऐसा हो गया और इस डायरेक्शन में ऐसा हो गया। ये है हमारा टेंशन, क्यों, रॉड के कारण। रॉड रखा हूँ तो अब ये कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है तो इधर पे ऐसा, इधर पे ऐसा। ये टेंशन जो है इसे मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये एक वर्टिकल होगा ऐसा और एक हॉरिजेंटल होगा इस साइड, फिर एक वर्टिकल ऐसा और एक हॉरिजेंटल इस साइड। तो ये हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट को H लिख देता हूँ और वर्टिकल वाले को V लिख देता हूँ। तो वर्टिकल भी दो होंगे और H जो है दो। ये H वाले और ये H वाले दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये T जो है TV ये ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली ये टेंशन के कारण ही इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ है और मैग्नीट्यूड है 2TV, ठीक है, इस टेंशन के कारण, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के कारण, ठीक है, ये 2TV। अब ये 2TV जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है यही इसका वेट जो mg है नीचे की तरफ उसे बैलेंस करके रखा है, और यही कारण है कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के ऊपर आपका ये एक रॉड जो है वो टिका हुआ है, ऐसे रुका है इस पर, क्योंकि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का जो टेंशन ऊपर की तरफ है, इधर नहीं दिखा सकता ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसे दिखा सकता हूँ, ऊपर की तरफ जो है वो इसका वेट जो नीचे की तरफ है उसको बैलेंस करके रखा है, सुतरां ये ऐसे टिका है। आप सोच कर देखिए कि ये स्ट्रेच्ड है रुमाल, इसे आप एकदम ऐसे अनस्ट्रेच छोड़ देते हैं और हवा में छोड़ देते हैं। स्ट्रेच भी किया है तो आपने हवा में रखा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे एक पिन से टाइट किया है, बाकी ये पूरा हवा पे है, तब भी आप इस पे रखेंगे ये रॉड तो टिका रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर ये हवा में है, पिन हटा दिया और अब आप यहाँ पे एक रॉड रखेंगे तो ये रूमाल को लेकर ही नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब कि उस वक्त इस रूमाल में वो टेंशन या वो फोर्स व वो कैपेसिटी नहीं है कि इस रॉड को वो संभाल के रखे, लेकिन जब स्ट्रेच्ड है तो उसमें ये कैपेसिटी है। ओके ना। इस बैकग्राउंड से हम ये सोचते हैं कि जो भी फ्लूइड होता है, चाहे वाटर हो, लिक्विड या केरोसिन हो या हनी हो या कुछ भी फ्लूइड हो, शुगर सॉल्यूशन, कुछ भी, वो फ्लूइड का भी जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टाइप का है, ठीक है। सरफेस की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब उस सरफेस पे अगर कोई छोटा सा इंसेक्ट बैठ जाता है तो वो एज इफ एक स्ट्रेच्ड रूमाल के ऊपर जैसे हमने रॉड रखा है वैसे ही स्ट्रेच्ड फ्लूइड सरफेस के ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट बैठा है तो वो बैठ सकता है उस पर। वैसे ही एक हल्का सा निडल, बहुत छोटा लंबा पतला निडल मैं इसके ऊपर सरफेस पे रख सकता हूँ स्लाइटली, और वो पानी में नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये तो समझ आ रहा है कि सरफेस के ऊपर, फ्लूइड का जो सरफेस है उसके ऊपर एक टेंशन टाइप का बना रहता है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। बस अब ये सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं, तो इनका कंसेप्ट ऐसा है कि पर यूनिट लेंथ मेजर करते हैं। कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सरफेस है और एक मीटर का, क्योंकि एसआई यूनिट में तो मीटर ही चलता है, तो 1 मीटर का मैंने एक लेंथ ले लिया। अब इस 1 मीटर के लेंथ पे कितना टेंशन है, ठीक है, कितना टेंशन है, मतलब अगर मैंने एक लाइन बनाया है ऐसा तो इस पर तो टेंशन इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है, तो टोटल टेंशन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना टेंशन है, दैट इज़ माय सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को अगर मैं T से डिनोट करूँ तो सरफेस टेंशन विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये था मेरा फोर्स, ठीक है, फोर्स 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 पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स है वही है सरफेस टेंशन। ओके। अब इनका ऐसा यूनिट क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं इसका। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये LL कट गया है, ये होगा mL/(-2). ये है इनका डायमेंशन। ओके। सरफेस टेंशन का देख सकते हैं ऐसे कि एक वायर है, मेटल वायर
ऐसा सर्कुलर, इसे हमने सोप वाटर में डिप किया है तो एक फिल्म टाइप का बन जाएगा। हमने बाज़ार में देखा है ना, एक ऐसे यहाँ फूंक देते हैं तो बबल निकलता है एयर का, ऐसा सोप का, खुश होते हैं बच्चे बहुत देखकर उसे। तो वैसे ही एक वायर रिंग है जिसमें एक सोप का फिल्म भरा है, ठीक है। इस फिल्म के ऊपर आपने एक इरेगुलर ऐसा टेढ़ा ऐसा लेकिन एक क्लोज थ्रेड रख दिया, तो ये है एक सोप का फिल्म और ये है एक कॉटन थ्रेड। ये लेकिन पूरा सर्कुलर है, गोल है, ब्रेक नहीं है, एक पूरा जुड़ा हुआ ऐसा थ्रेड है। अब क्या है, इसे अगर आप बीच में पंच कर देंगे ये वाले पोजीशन में, तो देखा गया है कि ये एक ऐसा शेप ले लेते हैं। ये मेरा वायर है, ये वायर है, मेटल वायर पे है सोप का फिल्म और बीच में मैंने पंच कर दिया। तो जब मैं पंच करूँगा, पहले तो ऐसे फ्लोट कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पंच कर दिया है अब ये एक सर्कुलर शेप ले लेता है और ऐसा एक टेंशन के कारण ये होता है, क्योंकि ये सोप फिल्म जो है वो भी एक फ्लूइड है और फ्लूइड में सरफेस टेंशन है, इस कारण इसे हर तरफ से खींचकर एक सर्कल शेप दे मिल जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि सरफेस टेंशन फ्लूइड में होते हैं। अब इसे अगर हम मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझे तो ऐसा समझ सकते हैं क्या कि एक कंटेनर है जिसमें मैं पकड़ लेता हूँ कि ये लेवल है वाटर का, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम रखता हूँ P, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम रखता हूँ R, और एक आधा अधूरा, आधा ऊपर आधा नीचे एक मॉलिक्यूल है वाटर का या ये फ्लूइड का जिसका नाम रखता हूँ Q। अगर आप ये P को देखें तो ये P में क्या हो रहा है, P को एक दूसरे नज़दीक यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल होगा, इधर भी, इधर, ऐसे हर जगह मॉलिक्यूल होंगे इसके आसपास चारों तरफ 360 डिग्री। तो इस P को एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके पूरे 360 डिग्री से इक्वली हर तरफ से P को खींचा जा रहा है। तो अगर हर डायगोनल फोर्स जो है कैंसिल कर देगा तो P के ऊपर कोई फोर्स है, तो आंसर है नो, नेट फोर्स इज 0 ऑन P पे अब कोई फोर्स नहीं है, तो ये यहाँ पर चुपचाप बैठा रहेगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। लेकिन आप ये R के बारे में सोचिए, इसे तो इस इधर 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 से तो टानने वाले खींचने वाले लोग हैं, लेकिन क्या इस रीजन में यहाँ पर तो वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इनको कोई इधर से फोर्स देने वाला, ऊपर की तरफ खींचने वाला है नहीं है। तो इनमें क्या होगा, नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, मतलब मैं अगर Q को बनाऊँ R को, तो ऐसे 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 इस टाइप के फोर्स होंगे, लेकिन ऊपर में फोर्स एब्सेंट है। तो इनका क्या नेट फोर्स 0 होगा ना, इनका नेट फोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये मैं नॉट इक्वल्स टू लिख दिया गलती से, ये नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 है और इनका नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो नेट फोर्स कैसा है, नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, नीचे की तरफ रहेंगे। और इनका तो और भी बुरा हाल है, इनको तो बस इतना ही लोग टान रहे हैं ऐसे ऐसे, ऊपर का तो पूरा ही खाली है, तो इनका नेट फोर्स और भी ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो अंदर है उनमें तो फोर्स नहीं है, लेकिन जो सरफेस पे है या जस्ट सरफेस के ऊपर लगे हैं उनमें एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो होना क्या चाहिए, ये मॉलिक्यूल को नीचे चले जाना चाहिए था, और नीचे चले जाने नेट फोर्स के कारण, और कुछ दूसरे मॉलिक्यूल को ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि ये नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई तो उसका जगह लेगा ही। अब जो दूसरे आकर लेंगे वो क्या कोई स्पेशल है, उनमें भी तो यही काम होगा, उनको भी नीचे तक की तरफ टाना जाएगा और फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऊपर आके जगह लेंगे। तो अगर हर मॉलिक्यूल ही नीचे चले जाए तो ऊपर कौन रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऊपर किसी ना किसी मॉलिक्यूल तो ऊपर रहने पड़ेंगे, तो ऊपर वो मॉलिक्यूल रहेंगे और उनमें एक स्पेशल फोर्स होगा, स्पेशल एनर्जी होगा जो इस डाउनवर्ड फोर्स को रेजिस्ट कर सके। मतलब फोर्स तो नीचे की तरफ मिल रहा है, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो हर मॉलिक्यूल को एक डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है, लेकिन उस डाउनवर्ड फोर्स को रेजिस्ट करने का उनमें एक अलग से क्षमता है, एक अलग से पावर है। इसी के कारण वो डाउनवर्ड फोर्स मिलने के बावजूद भी सरफेस पे टिके हुए हैं, वो सरफेस पे टिके हुए हैं, सरफेस को छोड़कर नीचे नहीं जा रहे। ये जो अलग एनर्जी इनमें है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी, जिनके कारण ये सरफेस पे टिके हैं डिस्पाइट ऑफ ये डाउनवर्ड फोर्स, यही एनर्जी को कहते हैं सरफेस एनर्जी। और ये सरफेस एनर्जी सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में होता है जो सरफेस पे रहते हैं, ठीक है।
और ये हमेशा वो डाउनवर्ड जो टेंशन होता है, जो डाउनवर्ड फोर्स आता है, इसको अपोज करने का काम आते हैं। तो सरफेस एनर्जी जो है वो ई से डिनोट होता है और उसे हम लिख सकते हैं टी इंटू ए, वेयर टी इज़ माई सरफेस टेंशन। यहाँ हमने डिस्कस किया है कि टी सरफेस टेंशन है, ई है मेरा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अब ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि टेंशन क्या है, टेंशन है फोर्स पर लेंथ, और एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ। अब ये एक लेंथ कट गया तो फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन, और वर्क मतलब ही तो एनर्जी। तो देयरफॉर ये इक्वेशन ऐसे भी जस्टिफाई हो सकता है कि सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अब इनका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑब्वियसली है वर्क का यूनिट जो होता है, एनर्जी का यूनिट सेम है, इनका एनर्जी यूनिट है जूल। ओके, तो ये सारी बातें हमने समझा कि कैसे मॉलिक्यूलर थ्योरी से मैं सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को समझ सकता हूँ, और इनका एक्सप्रेशन है E इक्वल्स टू टी ए। अब यही कारण है कि जब आप ये फोर्स ही जो मैं बोला ना, नेट फोर्स डाउनवर्ड की तरफ है, ये डाउनवर्ड फोर्स ही कारण है कि जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल को हवा में छोड़ देंगे, हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ड्रॉप वाटर को यहाँ से गिरा दिया, अब ये जब एयर में है तो एक सर्कुलर शेप ले लेता है। क्यों? क्योंकि जो भी सरफेस पे है, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ अगर इस ड्रॉप को, तो ऐसा, तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है, मैं पकड़ लेता हूँ, ये 2 3 4 मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनको एक अंदर की तरफ एक फोर्स मिलेगा, और देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस फोर्स के कारण क्या पॉसिबल शेप है, एक सर्कुलर पॉसिबल शेप ही है, एक स्फेरिकल पॉसिबल शेप ही है। यही कारण है कि बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन एक फ्री फॉलिंग वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल है दैट टेक्स अ सर्कुलर और स्फेरिकल शेप। ओके।